हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल मैथ्स मेड इजी पर आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू। कल तक हमने जो किया वो हम एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने कुछ फॉर्मूले कर लिए थे। चार्ज क्यू एंड करंट आई में रिलेशन हमने कर लिया था, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन एंड चार्ज इनके बीच में एक रिलेशन निकाला हमने, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। थर्ड हमने कहा था ओम्स लॉ से हमने ये किया कि V इज इक्वल्स टू आई आर, वेयर I इज करंट एंड V इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड R इज रेजिस्टेंस। ये हमने किया। इसके बाद हमने किया कि रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है। रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू हमने किया रो L अपॉन A, where L is the length of the conductor, A is the cross sectional area of the conductor and rho is the resistivity of the material by which the conductor is made. Okay. फिर हमने ये कहा कि combination of resistances, इसमें हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टर अगर ये सीरीज में होते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं तो R1 प्लस R2 सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, ये किया था हमने। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं तो 1 अपॉन आर ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 अपॉन Rn, ये हमने किया। और हमने ये बताया कि रेजिस्टिविटी जो है ये क्या होती है। ये बताया था कि रेजिस्टिविटी एक रेजिस्टेंस है, बट रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटल या किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी दैट विल नेवर चेंज, वो सेम रहती है। और इट ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी जो है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। Resistivity depends on temperature only. सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी की यूनिट इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था, तो वो क्या होती है, ओम मीटर होती है। अब हम बात करते हैं कि रेजिस्टिविटी जो है कभी कभी पूछ लेते हैं, अरेंज करनी होती है। तो हमारे पास मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर कंडक्टर, तो हम अगर कहें कि मेटल इसकी रेजिस्टिविटी उससे ज्यादा किसकी होती है, एलॉय की होती है, और उसके बाद जो होती है वो इंसुलेटर की होती है, इंसुलेटर। तो रेजिस्टिविटी जो है वो इस तरह से चलती है। मेटल की सबसे लीस्ट होती है एलॉय। तो हमें अगर रेजिस्टिविटी बढ़ानी है फॉर, अभी हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें हमें ये पता रहेगा कि हमें सम टाइम वी हैव टू इंक्रीज द रेजिस्टिविटी। देखो ये हर्डल है किसमें, फ्लो ऑफ करंट में। रेजिस्टेंस जो है दैट इज ऑपोजिट्स द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट, इवन दो वी हैव सम एप्लीकेशंस ऑफ दिस। रेजिस्टेंस की हमें कुछ एप्लीकेशंस है, देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ दिस, वो हम पढ़ेंगे। तो ये इतना हमने पढ़ा था, तुम्हें इन सब की यूनिट पता है। अगर इसकी यूनिट है तो वो एम्पियर होती है, इसकी है तो वोल्ट होती है, और अगर आर की बात करें तो ओम होती है, और अगर रेजिस्टिविटी की बात करें हम, तो इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। सो एक बार ये भी देख लो तुम। अब हम बात करते हैं आगे जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर, जो टॉपिक पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे
हीटिंग इफेक्ट of electric current। फिर हम पढ़ेंगे पावर, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो हाउसेस में इलेक्ट्रिक वायरिंग कैसे होती है, इलेक्ट्रिक वायरिंग इन हाउसेस, होम्स में कैसे इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्यूज क्या होता है, इनके बारे में हम, ये कुछ टॉपिक्स है। हीट प्रोड्यूस बाय, इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी वो कैसे होगी, तो हीट जो प्रोड्यूस होगी उसका जो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ेंगे हम। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये पढ़ेंगे, जूल्स ने क्या कहा हीटिंग के बारे में ये पढ़ेंगे। तो दीज आर द सम टॉपिक्स जो हम अब स्टडी करेंगे, और उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। तो पार्ट ऑफ क्वेश्चन में सब डेफिनेशंस पूछ लेते हैं और फिर न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो ये सब हम करेंगे आज, ठीक है। तो पहले हम पहला टॉपिक लेते हैं, क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक्चुअली हीटिंग इफेक्ट होता क्या है ये समझो। हीटिंग इफेक्ट, ऐसे तो तुम्हें नाम से पता चल गया होगा, हीट आ रहा मतलब कुछ समथिंग हीट होगी कुछ ना कुछ। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, किसी भी सर्किट में जब करंट सप्लाई होता है, एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जब सप्लाई होती है, तो उसका कुछ पार्ट है वो करंट को मेंटेन, रिक्वायर्ड बाय द गैजेट्स, करंट को मेंटेन करने के लिए, किसी भी गैजेट को रन करने, जैसे फैन को रन करना है तुम्हें, कोई मोटर रन करनी है तो उसके लिए काम आता है। लेकिन इसके साथ कुछ पार्ट इसका है वो हीट में कन्वर्ट होता है, और बिकॉज ऑफ दैट यू फील दैट गैजेट्स ऑफ, थोड़ी देर अगर हम यूज करें गैजेट्स को, आफ्टर सम टाइम वी विल फील दैट दे गेट हीटेड, उनमें हीट हो जाते हैं। पंखा है, फैन है, अगर चलता है तो थोड़ी देर बाद तुम देखोगे कि उसकी मोटर है वो हीट हो जाती है, तो इसका मतलब ये हीट होता है। अगर हम एक सर्किट ले जिसमें प्योर रेजिस्टेंस ले, हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट, क्या मतलब होता है इसका, जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है, जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस हो, जो तो टोटल जो हमारी एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में। टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट। अगर हम प्योर रेजिस्टिव सर्किट लें तो इसमें जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट, ट्राई टू गेट इन, मतलब हीट कुछ लाइट में भी कन्वर्ट होगी, बट हम कोशिश ये करते हैं कि प्योर रेजिस्टिव का मतलब है कि वो एलिमेंट पूरा का पूरा रेजिस्टेंस जो है वो हीट में कन्वर्ट होता है। तो दिस इफेक्ट इज नोन एज, व्हेन electric energy supplied to a pure resistive circuit and the resistance get heated, this is known as the heating effect of electric current. This is known as the heating effect of current. Have you understood? अब इसको हम करते कैसे ये समझो। हीटिंग इफेक्ट आता कहां से, कैसे होता है। हीट क्या, एक एनर्जी है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है पहले, देखो पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, ओके। और हम अगर इलेक्ट्रिसिटी के कंसर्न में अगर हम बात करें तो वर्क डन क्या होता है, VQ। वर्क डन क्या होता है, VQ। तो पावर क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल्स टू VQ डिवाइडेड बाय T। और अगर मैं ये लिखूं Q बाई टी, तो ये पता है तुम्हें, एक फॉर्मूला हमने शुरू में लिखा था, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू Q बाई टी। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं VI, सो पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू इलेक्ट्रिक करंट, P इज इक्वल्स टू VI। अब अगर हम ये एनर्जी सप्लाई करें, ये पावर सप्लाई करें फॉर T टाइम, क्या फॉर T टाइम,
फॉर टी टाइम अगर हम सप्लाई करें तो हीट बन जाती है। हीट इज इक्वल्स टू होता है P इंटू टी, और हीट इज इक्वल्स टू P को अगर मैं ये लिखूं VIT, और ओम्स लॉ से V की जगह क्या मैं IR लिख सकता हूं? बाय ओम्स लॉ अगर मैं इस V को रिप्लेस कर दूं किससे? IR से, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है IR स्क्वायर RT। और यही है तुम्हारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यही है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और यहीं से मैं बताऊंगा कि जूल्स ने क्या क्या कहा। ये तुम फॉर्मूला याद रखो, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यही है। अब यहां से हम स्टेटमेंट निकाल सकते हैं कि जूल्स स्टेट दैट हीट प्रोड्यूस इन ए सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सप्लाइड करंट, square of the supplied current. Heat is directly proportional to the square of the electric current. नंबर एक ये लो बताया। दूसरा, heat is directly proportional to the resistance of the conductor. और तीसरा बताया heat is directly proportional to T. जितने टाइम के लिए तुम हीट करंट सप्लाई करोगे उतना ही हीट डेवलप होती जाएगी। सो दिस इज नोन एज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इस फॉर्मूले से आता है। तो मैं कभी पूछ ले ये फॉर्मूला याद रखो, और इससे तुम बना सकते हो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट का, और हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, एंड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच द करंट इज सप्लाइड टू द सर्किट। हैव यू अंडरस्टूड? सो ये हमारा हो गया कि हमने पावर के बारे में पढ़ लिया, हमने हीट के बारे में भी पढ़ लिया। हमने पावर के बारे में पढ़ लिया और हमने हीट के बारे में भी पढ़ लिया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे इसके बाद, एक कमर्शियल यूनिट जो पावर है उसकी यूनिट क्या होगी? पावर है उसकी यूनिट क्या होगी? देखो पावर, जो पावर है उसकी यूनिट है वॉट एंड किलोवाट, वॉट एंड किलोवाट, किलोवाट। और 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वॉट। एक रिलेशन ये तुम्हें याद रखना है, 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू। अब एक बात बताओ कि पावर इज इक्वल्स टू, अगर हमने देखा पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन किस में होता है? तो जूल पर सेकेंड। इसका मतलब जूल पर सेकेंड इज इक्वल्स टू वाट। जूल पर सेकेंड इज नोन एज वाट। पावर जो होता है वर्क डन अपॉन टाइम होता है, और यहाँ पे जूल पर सेकेंड हो गया, तो वाट का मतलब क्या है? जूल पर सेकेंड। तो अगर हमें पूछे कि हाउ मेनी जूल्स आर देयर इन 1 वाट या 1 किलोवाट, 1 किलोवाट में ये पूछा जाता है कभी कभी, 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू हाउ मेनी, इज इक्वल्स टू हाउ मेनी जूल्स, हाउ मेनी जूल्स। अगर ये हमें निकालना पड़े तो निकाल सकते हो। देखो जूल पर सेकेंड, सॉरी किलोवाट आवर, जो हमारी कमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, इसको हमें जूल पर सेकेंड मतलब वाट में कन्वर्ट करना। जूल पर सेकेंड में अगर हमें कन्वर्ट करना होगा तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, या जूल में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे कन्वर्ट करना होगा जूल में? देखो 1 किलोवाट इंटू आर को लिखूं मैं तो कितना होगा, कितने सेकंड होगा आर का? 60 इंटू 60 सेकेंड्स। या मैं इसको लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड। ओके, और वाट का क्या मतलब होता है जानते हो? वाट का क्या मतलब होता है? जूल पर सेकेंड। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1000 इंटू 3600 इंटू वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड। और यहां से अगर तुम देख सकते हो वाट इंटू सेकेंड क्या हो जाता है? जूल इज इक्वल्स टू वाट इंटू, ये सेकेंड उधर जाएगा तो इंटू सेकेंड हो जाएगा, मतलब वाट इंटू सेकेंड को हम लिख सकते हैं जूल। तो ये हो गया 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये हमारी कमर्शियल यूनिट है जिसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक यूनिट जो होती है, जो कंज्यूमर
से चार्ज किया जाता है पर यूनिट, उसको बोलते हैं किलो वाट आवर। किलो वाट आवर का मतलब है 1 यूनिट। 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलो वाट आवर। यू अंडरस्टूड दिस? 1 किलो वाट आवर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। और इस यूनिट के फिर हमें रेट दिया होता है, रेट, और इससे हम निकाल सकते हैं क्या? इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिकल चार्जेस, जो हमारे घरों में मीटर लगा रहता है तो हम इलेक्ट्रिक चार्जेस निकालते हैं। Have you understood this? So these are the topics regarding this chapter. यही है सब इस चैप्टर से। तो मेरे हिसाब से इसके बाद तुम्हें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं थी। एक फ्यूज था। फ्यूज क्या होता है ये भी देखो। फ्यूज क्या होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फ्यूज, और फ्यूज होता क्या है? फ्यूज ये एक कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है जो किस में लगता है? सीरीज में लगता है किसी भी इलेक्ट्रिक गैजेट के साथ, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर सीरीज में लगता है। और इसका रोल क्या है? जैसे सपोज करो कि तुम्हारा अलग अलग अगर किसी भी गैजेट में, जैसे तुम्हारा समझ लो कि तुम्हारा एसी है, एसी अगर 30 एम्पियर करंट लेता है, 35 एम्पियर 40 एम्पियर तक, 35 36 एम्पियर तक अगर एक एसी को चलने में करंट लेते हैं, तो हम इससे पहले एक फ्यूज लगा देते हैं। वो 30 एम्पियर अगर लेता है, सपोज करो 30 एम्पियर का एसी, नॉर्मली एसी 30 एम्पियर करंट लेता है, तो इससे पहले हम फ्यूज लगाएंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ा के लगा देंगे, मतलब 32 एम्पियर का एक फ्यूज लगा देंगे। फ्यूज का मतलब ये एक वायर होता है, एक वायर होता है जो मैक्सिमम कितना ले सकता है? 32 एम्पियर करंट ले सकता है। जैसे ही ये 32 एम्पियर करंट इससे ओवर करेगा तो इट विल मेल्ट। ये क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, और सर्किट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और सप्लाई क्या हो जाएगी? सप्लाई क्या हो जाएगी? कट हो जाएगी। सप्लाई क्या हो जाएगी? कट हो जाएगी, ताकि तुम्हारा जो गैजेट चल रहा है 30 एम्पियर पे, यू कैन सेव दिस। तो ये थोड़ा सा रेटिंग ज़्यादा होती है, मतलब अगर हमें कोई भी गैजेट है, अगर हमें 4.5 एम्पियर पे चलाना है तो हम 5 एम्पियर का फ्यूज लगाते हैं। 5 एम्पियर का फ्यूज थोड़ा हायर साइड लगाते हैं, थोड़ा सा हायर साइड लगाते हैं। 4.5 एम्पियर का अगर हमें गैजेट चलाना है तो 5 एम्पियर का फ्यूज लगा देते हैं। फ्यूज का मतलब ये वायर होता है जो इतना करंट सस्टेन करता है। आफ्टर दैट इट विल मेल्ट। उसके बाद हीटिंग इफेक्ट से वो मेल्ट हो जाता है। तो हीटिंग इफेक्ट की एप्लीकेशन है, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अब जो हमने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा, उसकी क्या एप्लीकेशन है? देखो, इलेक्ट्रिक आयरन, ओवन, और हीटिंग में क्या क्या ले सकते हैं हम? इलेक्ट्रिक आयरन ले सकते हैं, ओवन ले सकते हैं, और टोस्टर ले सकते हैं हम, टोस्टर। ये जितने भी गैजेट्स हैं, ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करते हैं। कि ये हम जैसे रूम हीटर ले सकते हैं हम। रूम हीटर कौन सा? कोयल वाला हीटर। रूम हीटर कौन सा? कोयल वाला ये रूम हीटर होता है। तो इसमें ये क्या होता है, जो कोयल्स होती हैं ये एलॉय की बनी होती है, और जब हम इसमें करंट सप्लाई करते हैं तो जितना, क्योंकि प्योर रेजिस्टेंस होते हैं इनमें, जो जितने भी लगे रहते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट्स हैं, तो जितनी एनर्जी हम सप्लाई करते हैं तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द हीट, और उस हीट को हम यूज करते हैं। ठीक है ना? सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो डिसएडवांटेज नहीं है, कुछ एडवांटेज भी है हीटिंग इफेक्ट के। ओके, चलो इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना? कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम, और कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इस चैप्टर के। एक मिनट में तुम्हें न्यूमेरिकल, सपोज करो कि एक हमें सर्किट दिया हुआ है, एक हमें सर्किट दिया हुआ है, एक सर्किट हमें दिया हुआ है,
जहां पे 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और ये रेजिस्टेंस है, ये है 2 ओम का, ये है 1.5 का और ये है 0.5 ओम का रेजिस्टेंस है, 0.5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द करंट इन सर्किट, सर्किट में करंट कितना, ये फाइंड करना हमें। दूसरा हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस 0.5 ओम, 0.5 वाला ओम वाला जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमें जब भी करंट इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट निकालना होता है तो सर्किट के लिए 3 चीजें चाहिए होती है। करंट के लिए हमारा फॉर्मूला क्या, I इज टू वी अपॉन आर। तो इसका मतलब दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सर्किट एंड दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, क्योंकि बिकॉज ऑल दीज आर इन सीरीज, तो मैं निकाल सकता हूँ आर ई इज इक्वल टू 2 ओम प्लस 1.5 ओम प्लस 0.5 ओम और ये मैंने निकाल लिया 4 ओम। और I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सोर्स कितना 12 वोल्ट का, 12 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 एम्पियर। तो सर्किट में जो करंट चाहिए था हमें, सर्किट का जो करंट चाहिए था वो कितना आ गया, 3 एम्पियर आ गया। ध्यान से देखना। अब हमें पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, तो बहुत आसान है, V इज इक्वल टू इसमें अगर निकालना है तो I इंटू आर। आई तुम्हें पता है कि जितना आई करंट इसमें आएगा उतना ही करंट इसमें आएगा, उतना ही करंट इसमें आएगा, तो करंट तो सेम है, तो कितना हो गया 3 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस इसका कितना है 0.5, तो दिस विल गिव यू 1.5 वोल्ट। हैव यू अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द क्या रेजिस्टेंस, और ये हमें निकालना होता है, हम निकाल लेते हैं। अब कभी कभी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे, ये तो सर्किट में जो है कॉम्बिनेशन देके तो निकाल लो, पर कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है कि अगर हमें तुम्हारे पास 6 नंबर ऑफ 3 ohms रेजिस्टेंस, 3 ohms रेजिस्टेंसेस है, तो बताओ मैक्सिमम रेजिस्टेंस इससे कितना अचीव कर सकते हैं हम, मैक्सिमम रेजिस्टेंस इससे कितना ले सकते हैं और मिनिमम रेजिस्टेंस कितना ले सकते हैं, मिनिमम रेजिस्टेंस हम कितना ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम लेने के लिए ऑलवेज वी एडॉप्ट द सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्योंकि इंडिविजुअल का सम होता है, और मैंने बताया कि उसमें क्या होता है कि आर ई इज द मैक्सिमम देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस। तो अगर यहाँ पे आर ई निकालना होगा तुम्हें, तो 5 इंटू 6 3 ओम्स के हैं, तो मैंने बताया था फॉर्मूला की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 18 ओम। मतलब इनको अगर हम सीरीज में लगाएं तो हमें 18 ओम का रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल सकता है। और अगर हम इनको ऐसे लगाएं तो मैंने क्या बताया था, n अपॉन आर। एन कितना है, या आर अपॉन एन, आर कितना है 3 ओम, एन कितना है ये, तो 0.5 ओम। हैव यू अंडरस्टूड दिस? पर कभी कभी वो कह देते हैं कि इन बिटवीन निकालो। इन बिटवीन का मतलब है कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने ये दिया, कितने हो गए 3। इस तरह से मैंने अगर तुम्हें दिया, ये 5 का कॉम्बिनेशन है, ऐसा हो सकता है। तो अब बताओ कि इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा। ये सब के सब कितने ओम के, 3 ओम के। ये सब के सब कितने हैं, 3 ओम के। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, पहले ये बताओ। देखो ये क्या था, ध्यान से देखो, ये क्या था मैक्सिमम और ये क्या था मिनिमम। मतलब मैक्सिमम कब होता, जब हम इनको इस तरह से लगाते हैं सीरीज में, और मिनिमम कब होता है, जब हम इनको पैरेलल लगाते थे, सबको ऐसे पैरेलल लगा देते हैं। अगर हम 6 के 6 को अगर हम पैरेलल लगा देते हैं, 6 के 6 को अगर हम पैरेलल में लगा देते हैं तो हमें मिनिमम मिलता है। ये लो
ओके, और ये मैक्सिमम हो गया। इसका मतलब इनके अलावा दूसरा कोई भी कॉम्बिनेशन होगा तो ऑलवेज द RE इज इन बिटवीन दीज टू रीडिंग्स, 18 और 0.5 के बीच में कुछ भी मिलेगा। तो हमें जब भी ये दिया होता है तो तुम्हें कि भाई हाउ वी अरेंज द गिवन रेजिस्टेंसेस टू गेट दिस मच ऑफ रेजिस्टेंस, तो तुम्हें ये देखना है कि मैक्सिमम कितना होता है, मिनिमम कितना है, उनके बीच में अगर वो रेजिस्टेंस है तो यू कैन नॉट एडॉप्ट दिस सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बीच में कुछ और एडजस्टमेंट करने होते हैं। जैसे इसमें देखो क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, एक और कॉम्बिनेशन बनाता हूं मैं 6 का। ये भी 3 3 के हैं। देखो इस कॉम्बिनेशन में ये पक्का है कि ये सीरीज, ये इसके साथ ये सीरीज में, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन 3, ये तो पक्का है, 3 से बड़ा आएगा। इसमें जो है ये हम इन दोनों का निकाल लेंगे, 3 से बड़ा आना जरूरी नहीं है, 3 से मतलब इसका तो डेफिनेटली 3 से बड़ा आएगा, इसमें कुछ पता नहीं है क्योंकि ये पैरेलल में है, तो अभी देखेंगे। तो अब इसमें देखो ये तीनों पैरेलल में है, ये तीनों पैरेलल में, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा पता है, R/n, R कितना 3, नंबर ऑफ n है तो 1 हो गया, तो ये पहला हमारा हो गया 3 ओम का, और इनका रिजल्टेंट आ गया हमारा 1 ओम, और इनका रिजल्टेंट क्या आएगा बताओ भाई, 3/2 मतलब 1.5 आ गया। तो ये टोटल कितना हो गया 3 4 5.5। अगर 5.5 ओम लेना तो हमें ये कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। अब ये वैल्यू देखो